जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डायरेक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी एनडीए की आंसर की जो रिसेंटली 21 अप्रैल को पेपर हुआ था। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें प्रॉपर सोर्सेज को भी मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एनसीईआरटी से आया था। और कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे एनसीईआरटी का रेफरेंस नहीं था, लेकिन वहाँ पे मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि इसका आंसर फ्रॉम माई साइड क्या हो सकता है, बिकॉज यूपीएससी की आंसर की तो बाद में ही रिलीज होगी। तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स विच आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट, तो वहाँ पर दे आर गिविंग आंसर जस्ट लाइक दैट। तो वहाँ पर दे आर नॉट मेंशनिंग एनी सोर्सेस, तो वहाँ पे थोड़ा वेग होता है आंसर्स को क्लियर कर पाना कि इन रियल ये ही आंसर है या फिर नहीं है। तो इन सारी क्वेरीज को आई विल डिस्कस। तो पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एज ऑन द स्क्रीन बोर्ड यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर ऑफ पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय द इब्न बतूता। तो इब्न बतूता से पहले भी ये जो पोस्टल सिस्टम वाला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में एनडीए में पूछा जा चुका है, एनडीए 2023 में। तो यहाँ पर सीधी सीधी ये जो आपको सोर्स मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 12 की थीम 2 से, जो ट्रैवलर वाला चैप्टर है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए थे और पूछे जाते थे। सो प्लीज़ इस वाले जो थीम है इनको प्लीज़ करते जाना, चाहे आपका अपकमिंग एग्जाम हो उसमें, चाहे वो सीडीएस हो या फिर एनडीए। यहाँ पर लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हो। इन इंडिया द पोस्टल सिस्टम इज ऑफ टू काइंड। पहला था हॉर्स पोस्ट कॉल्ड उलूक, इज रन बाय द रॉयल हॉर्स, स्टेशन एट डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल्स। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट नंबर 2, द हॉर्स पोस्ट इज कॉल्ड उलूक एंड स्टेशन एट डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल्स। नीचे देखेंगे कि फुट पोस्ट भी स्टेशन पर माइल पर, जिसको दावा बोला जाता था, 1/3 ऑफ माइल पर ये लोकेटेड रहते थे। इसमें हर एक आदमी अपने हाथ में 2 क्यूबिक लेंथ की कॉपर की बैल को अपने साथ रखता है। यही बात पहली स्टेटमेंट में बोली गई है कि द फुट पोस्ट कैरीज ए रिंगिंग बेल इन वन हैंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। द फुट पोस्ट इज क्विकर देन हॉर्स पोस्ट। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है दिस फुट पोस्ट इज क्विकर देन दी हॉर्स पोस्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द करेक्ट, 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 56 की बात करूँ, यहाँ पर ये दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अराइवल ऑफ टोबाको इन इंडिया। ये भी आपके थीम 2 से क्लास 12 की एनसीईआरटी से आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इन दिस पैराग्राफ इट इज शोइंग दैट दिस प्लांट विच अराइव फर्स्ट इन डेकन, स्प्रेड ऑफ तंबाकू के बारे में बात चल रही है, स्प्रेड टू द नॉर्दर्न इंडिया इन अर्ली ईयर ऑफ 17th सेंचुरी। मतलब 1608 9 10 और उसके आसपास की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में भी इसको इंक्लूड कर रखा था कि द प्लांट टोबाको स्प्रेड टू द नॉर्दर्न इंडिया इन 17th सेंचुरी, और जहांगीर वाज सो कंसर्न अबाउट इट्स एडिक्शन दैट ही बैंड इट। तो जहांगीर का टाइम भी आपको यहाँ पर 1608 9 के आसपास मिलेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सीधे सीधे दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट, तंबाकू प्लांट अराइव किया गया फर्स्ट इन डेक्कन, दिस स्टेटमेंट फ्रॉम हियर, एंड द सेकंड स्टेटमेंट स्टार्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। The tobacco spread to the northern India in early years of 17th century. So both statements are correct. So both 1 and 2 is the correct answer of this question. Okay. For the next question, it is 57. Here you will see कि consider the following women's association and their important associates in early 20th century. तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस भी देखोगे, जैसे ऑप्शंस में अगर मैं बात करूँ तो विमेंस इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1970 दिया गया है, नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया 1925, भारत स्त्री महामंडल 1910। लेकिन यहाँ पर कैच ये है दोस्तों कि नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन्स 1925 इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज फाउंड बाय मेहराबाई टाटा। जो इन्होंने ऑप्शन में मेहराबाई टाटा को भारत स्त्री महामंडल में दे रखा है, जबकि भारत स्त्री महामंडल वाज फॉर्म्ड बाय सरला देवी चौधरानी इन 1910। तो इन्होंने दोनों ही ऑप्शन को गलत कर रखा है। सो ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 विल बी द रॉन्ग। तो 2 and 3 यहाँ से रॉन्ग हो जाते हैं, तो ऑप्शन ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। Come to the next question, that is 58. Consider the following statement about issue of the separate electorate during the early decades of 20th century in India as a means to secure adequate representation for the deprived social category in the absence of universe adult franchise. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट आया था 1909 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जहाँ पर रिप्रेजेंट दिया गया था फॉर द मुस्लिम्स, इट वाज कम्स विद द मॉडलिंग मिंटो रिफॉर्म। आफ्टर दैट इन 1932 यहाँ पर एक कम्युनल अवार्ड को लाया गया था इन द अगस्त मंथ रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। वहां पर बोला गया था कि बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी एस्टैब्लिश सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्व सीट की जाए माइनॉरिटीज के लिए इंक्लूडिंग डिप्रेस्ड क्लास।
तो यहाँ पर सीधा सीधा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि कम्युनल अवार्ड इन सितंबर 1932 recognize the right to separate electorate for the untouchables। यहाँ पर वर्ड को थोड़ा सा घुमा दिया है, डिप्रेस क्लास की जगह अनटचेबल दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर थ्री, सॉरी, स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट। आफ्टर दैट ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास के जो लीडर्स थे वो डिमांड कर रहे थे फॉर दी सेपरेट इलेक्टोरेट, नॉट फॉर दी जॉइंट इलेक्टोरेट। जब पूना पैक्ट होता है गांधी जी के साथ, बिकॉज गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, ठीक है ना, हंगर स्ट्राइक करते हैं, उसके लिए फिर भीमराव अम्बेडकर को मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सुप्रू के द्वारा समझाया जाता है। आफ्टर दैट वो जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए एग्री करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट एंड सेकंड थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस सोर्स इज फ्रॉम स्पेक्ट्रम, ये आपको स्पेक्ट्रम बुक में मिलेगा, दैट इज बुक फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री। एंड दिस आंसर इज, दिस क्वेश्चन कैन बी आल्सो फाइंड इन द मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। Come to the next question, that is 59. Which one of the following with regard to the famous Silk Route are correct? तो सिल्क रूट के बारे में अगर तुमको बताया जाए तो सिल्क रूट चाइना से स्टार्ट होकर ईस्ट एशिया से स्टार्ट होकर ये कहीं ना कहीं वेस्ट यूरोप तक जा रहा है। तो सिल्क रूट रेफर्स टू द ईस्ट बाउंड यूरोपियन सिल्क कार्गो अलोंग दीज रिवर्स। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि दीज वर द सेवरल सिल्क रूट ओवर द लैंड एंड बाय सी। सी और लैंड के द्वारा ये कुछ कॉन्टिनेंट्स को दो जोड़ते थे, लाइक एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका में इनके द्वारा ट्रेड किया जाता था। इन एशिया टर्की से होकर गुजरता था, इन अफ्रीका में भी ये इजिप्ट वगैरह में क्या किया जाता था, यहाँ पे ट्रेड किया। थर्ड स्टेटमेंट है दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिश्चियन era, इट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज दोस्तों सिल्क रूट कहीं ना कहीं 1 BC और 2 BC के अराउंड भी पाया गया एंड thrived almost in the 15th century after the Ottoman Empire and besides the silk, Chinese pottery, textile, spices from India, Southeast Asia traveled to the same route। दोस्तों इसमें चाइनीज पॉटरी, सिल्क, टेक्सटाइल, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, इन सारी चीज़ों का ट्रेवल के साथ साथ इन सारी चीज़ों का ट्रेड भी होता है। तो 4-3-2 दिस ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओनली वन स्टेटमेंट में प्रॉब्लम यह है कि इट वाज यूरेशियन सिल्क कार्गो, नॉट ए यूरोपियन सिल्क। ईस्ट बाउंड यूरोपियन नहीं था, इट वाज यूरेशियन सिल्क कार्गो। तो ऑप्शन 2-3-4, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हालांकि यूपीएससी ने ओनली हिस्ट्री के लिए थीम्स को ही नहीं रेफर किया है, ना ही स्पेक्ट्रम को। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इनको किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने अलग से बुक भी दी है, जिनको मैं आपको सामने रखूंगा, आपके सामने कुछ सोर्सेस को रखूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अजंता पेंटिंग के बारे में इन्होंने पूछा है, जबकि यहाँ पर इसको बहुत मेहनत लगी दोस्तों इसको ढूंढने में, और ये मिला है मुझे क्लास 10th की ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से, जो ओपन बोर्ड होते हैं, सॉरी ओपन बोर्ड की एक एनसीईआरटी बुक होती है अलग से, उनमें मिला है। आर्ट एंड कल्चर की बुक में ये लिखा हुआ है कि द फर्स्ट कोटिंग ऑन दी वॉल वाज ऑफ क्ले मिक्स्ड विद द राइस हस्क, कैटल डंग एंड गम। और जो आउटलाइन होती थी वो ड्रॉ की जाती थी वॉज इन डार्क ब्राउन कलर में, सब्सिक्वेंटली उनको मिलता। तो यही पहला और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द सर्फेस ऑफ रॉक वाज कोट विद द क्ले मिक्स्ड विद राइस हस्क एंड गम। फिर उसके बाद बोल रहा है कि द आउटलाइन ड्राइंग वाज डन फर्स्ट बाय द लैंड कोटिंग एंड कलर्स वर आल्सो एडेड सब्सिक्वेंटली। So option number C will be the correct answer for this, both 1 and 2. Come to the next question. यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो दैट वाज आल्सो इजी, लाइक एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ आप देख सकते हो मैंने जितने भी करंट अफेयर्स से सोर्स लिए हैं दैट इज फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था इन द राजस्थान। उसके बाद 63 में देखोगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज करेक्ट। यह दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की है 16th फाइनेंस कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनगारिया। दिस इज आल्सो मेंशन्ड इन द पीआईबी वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप जाके बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की जो प्रेस ब्यूरो है इन पर देख सकते हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आती रहती है। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन दैट दिस 16th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द श्री अरविंद पनगारिया। So here, option number statement one will be the correct. The Finance Commission is constituted in the pursuance to the Article 263 of the Constitution of India. So we have to look toward this Article 263. It's mentioned about the Interstate Council, not for the Finance Commission. Finance Commission comes under the Article 280, that is 250. So this statement will be the correct and incorrect, and option A will be the correct answer for this question. नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर आते हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने सबमिट की है 3 सिटीज की नॉमिनेशन फॉर द वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन अंडर द रैमसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड।
उनमें से कौन सी सिटी नहीं है जिसके लिए नॉमिनेशन नहीं दिया है? तो यहाँ पर प्रॉपरली पीआईबी की वेबसाइट पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने सबमिट किया है प्रपोजल फॉर द वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन, जिसमें सिटीज का नॉमिनेशन किया गया है इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। सो हियर जोधपुर विल बी द इनकरेक्ट, सो द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन, इन इंडिया 12 मार्च सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे तो यहाँ पर प्रॉपरली आपको पता लग जाएगा कि 12 जनवरी होता है नेशनल यूथ डे। यहाँ पर भी पीआईबी वेबसाइट पर भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि 12 ऑफ जनवरी 2024 मार्क्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे अक्रॉस द कंट्री। And it is also mentioned National Youth Day is celebrated to the commemorate birth anniversary of Swami Vivekananda. So option statement 2 will be the correct and statement 1 will be incorrect. So option B will be the right answer for this question. Next question पर आते हैं. So next question is from INS. So consider the following statement about INS सागर धानी. मैंने ग्रुप में भी बार बार आपको मेंशन करता रहता हूँ, INS is very very important. इनके बारे में जब भी कोई न्यूज़ हो, you have to read out. So here the first statement is given. It is an oceanographic research vessel of the Naval Physical and Oceanographic Laboratory of DRDO. So here it is also mentioned that DRDO ने oceanographic research vessel INS सागर धानी में embark किया है कि सागर मैत्री मिशन 4 को to establish long-term scientific partnership with the Indian Ocean countries in ocean research and development. The second statement भी कहता है कि recently इसने embark किया है on the Sagar Maitri Mission 4 to establish the long-term scientific partnership with Indian ocean countries in the ocean research and development. ठीक, देख तो जितनी भी स्टेटमेंट है सीधे यहाँ से उठाई गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से. It was posted this article on 12 October 2023. You can see here. So statement. So option C will be the correct answer for this question. Okay. Come to the next question. That is 67. Here you will see who among the following is chairman of the committee constituted by the government of India. एग्जामिन करने के लिए कि भाई साइमल्टेनियसली इलेक्शंस इंडिया में हेल्ड हो रहे हैं, तो इनको एग्जामिन करने के लिए कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. आपको बताना है कि किसकी चेयरमैनशिप में इस कमेटी को हेल्ड किया गया. यहाँ पे स्पेसिफिकली इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द वेबसाइट ऑफ पीआईबी. इट वाज आल्सो पोस्टेड ऑन 14 मार्च 2024. इट वाज रिसेंट न्यूज. यहाँ पर दिया गया था हाई लेवल कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री राम नाथ कोविंद, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. So here it is also mentioned the former Prime Minister of India, Sri Ram Nath Kovind, has constituted this committee. So option C will be the correct answer for this question. Come to the next question. Come to the question number 68. In January 2024, India's first all-girls सैनिक school was inaugurated at मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. 1 जनवरी 2024 को पोस्ट किया गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल एट वृंदावन, उत्तर प्रदेश. तो वृंदावन में इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय दी राजनाथ सिंह. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फरवरी 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है फ्री मूवमेंट को स्क्रैप करने का निर्णय लिया है बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री. तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया है टू स्क्रैप फ्री मूवमेंट रिजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. सिक्योरिटी को देखते हुए, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को देखते हुए इस वजह से उन्होंने निर्णय लिया. तो इंडिया एंड म्यांमार. सो म्यांमार विल बी द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक व्हाई भारत मैटर्स? भारत मैटर क्यों करता है भाई, व्हाई भारत मैटर्स? दिस बुक लॉन्च्ड बाय, ऑथर्ड बाय एस जयशंकर. ही इज आल्सो अवर फॉरेन मिनिस्टर. तो इन्होंने ट्वीट भी की थी इसके बारे में. 2023 हैज बीन exceptionally eventful for Indian democracy. So English edition of my new book Why Bharat Matters would be out in early 2024. So as the sentence is before launch later, so answer will be option number 2. Come to the next question. That is directly come from NCERT. So question number 71, it shows which of the following statement regarding the humidity are correct. So it is a ratio between the actual amount of water vapor present in the atmosphere and the maximum amount it can hold at a given temperature.
अब यहाँ पर एक चीज आपको ये देखनी पड़ेगी, ये ह्यूमिडिटी के बारे में पूछ रहा है, जबकि दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू दी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आप पढ़ सकते हो द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी ऑफ द गिवन टेम्परेचर। तो यानी कि यही बात कह रहा है कि रेशियो है बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर और मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, सो इट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉट ह्यूमिडिटी। तो आई थिंक ए ऑप्शन शुड बी इनकरेक्ट, बिकॉज अगर ह्यूमिडिटी पूछा तो दिस आंसर शुड बी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा तो दिस आंसर शुड बी करेक्ट। स्टेटमेंट टू में देखिए, व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, जब जब ह्यूमिडिटी हाई होगी तो मोर वाटर इवेपोरेट्स होगा फ्रॉम आवर स्किन। ये आंसर बिल्कुल स्टेटमेंट सेकंड विल बी द करेक्ट। कम टू द थर्ड ऑप्शन, हायर द टेम्परेचर लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर हायर होता है तो। एंड इट इज ऑल्सो मेंशन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। जैसे जैसे इंक्रीज होगा टेम्परेचर, जैसे जैसे वाटर क्या होने लगेगा, एब्जॉर्ब होने लगेगा। अब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो भी क्या होती चली जाएगी, लोअर होती चली जाएगी। क्लियर? सो द ऑप्शन नंबर 2 and 3 विल बी द करेक्ट। सो ऑप्शन बी should be the correct answer for this question. अब यूपीएससी की आंसर जब ये रिलीज होनी है, ऑल जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दिस इज फ्रॉम माई साइड एंड जितना मैं सोर्सेस से इनको कनेक्ट करता हूँ। If I talking about the question number 72, which one of the following statement regarding the anti-cyclone is correct? Anti-cyclone से related कौन से example सही है? Anti-cyclone और cyclone से। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स होते हैं, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं, जबकि एंटी साइक्लोन रोटेट क्लॉकवाइज और जो एंटी साइक्लोन होते हैं क्लॉकवाइज होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। कम टू द सेकंड स्टेटमेंट, द साइक्लोन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद द क्लाउडी एंड रेनी वेदर। ऑब्वियसली साइक्लोन्स क्लाउडी और रेनी वेदर बनाते हैं बिकॉज वहाँ पर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं। जब वहाँ से एयर उसके ऊपर की तरफ जाती है, वार्म एयर, तो स्टेटो ट्रोपोस्फियर तक पहुँचते ही, ट्रोपोपॉज तक पहुँचते पहुँचते वो कंडेंस हो जाती है और वहाँ पर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं जो बहुत तेज बारिश करते हैं। वेयर इज एंटी साइक्लोन आर ऑफन एसोसिएटेड विद द एयर वेदर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। In the last statement, in the southern hemisphere, the cyclonic spiral will be the clockwise. southern hemisphere में, और किसकी बात कर रहा है, cyclones की। cyclones in the southern hemisphere it is clockwise। और second statement बोल रहा है because Coriolis force act to the left। always remember कि Coriolis force जो होता है वो northern hemisphere में always in the right direction and in the southern hemisphere it always deflect winds toward the left। so the statement third will also be correct, so answer should be D, ऑप्शन 1, 2 and स्टेटमेंट 1, 2 and 3। कम टू दिस क्वेश्चन, और इसके लिए भाई बहुत मेहनत लगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज मोर देन ए सेंचुरी ओल्ड पोर्ट है। इन पोर्ट में तो बताना है कि कौन से पोर्ट की स्पेसिफिकेशन है, कौन से पोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इट इज मोर देन ए सेंचुरी ओल्ड पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट की बात कर रहा है, यानी कि चारों ही पोर्ट वेस्ट कोस्ट से रिलेटेड हैं। इट इज लोकेटेड इन मुंबई, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। इट इज लोकेटेड इन केरला, इट इज लोकेटेड इन गुजरात, इट इज लोकेटेड इन गोवा। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज ए नेचुरल हार्बर प्रोटेक्टेड बाय ए ब्रीक वाटर और आल्सो बाय ए मोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट ऑल टाइम ऑफ इट्स कमीशनिंग इन 1888। 1888 में कमीशन हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं इसको एक सेंचुरी से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। एंड मोरमुगांव पोर्ट कंप्राइज 3 berths with a brick water having a length of 358 meters। तो यहाँ पर इट इज ऑल्सो करेक्ट कि ये मोर देन सेंचुरी ओल्ड पोर्ट है, 1888 में कमीशन हो गया था। आफ्टर द सेकंड स्टेटमेंट में भी नेचुरल हार्बर है और ब्रिक वाटर से प्रोटेक्टेड है, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ब्रिक वाटर मीन जैसे कि आप सैंड ड्यून्स वगैरह देखते होंगे, तो दीज आर आल्सो ब्रिक वाटर्स of this Mormugao port will be the correct answer for this question. Come to this question, identify the iron and steel plant on the basis of the given characteristics. So it receives the coal from Jharia and the iron ore from the Sundargarh. Okay, sorry for break. Identify the iron and steel plants on the basis of given characteristics. फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे, इट रिसीव्स कोल्स फ्रॉम झारिया एंड आयरन ओर फ्रॉम सुंदरगढ़ एंड केंदुसर। यहाँ पर आप देख पाओगे राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में ये बातें चल रही हैं कि भाई राउरकेला जो स्टील प्लांट है
इट इज यूनिक लोकेशन है जो रिसीव करता है कोल फ्रॉम झारिया एंड आयरन ओर फ्रॉम दी सुंदरगढ़ एंड केंदुआ। सीधा सीधा स्टेटमेंट दिखा के यहाँ पर पहले ऑप्शन में पहले स्टेटमेंट में रखती है, power from the electric furnace is produced from the Hirakud, and it is also mentioned in the second statement the Hirakud project supplies power for the electric furnace. After the third statement देखेंगे the water is obtained from the coal and sunk river. So water is obtained from the coal and sunk river. So all the statements are matching with the Rourkela steel plant. So option C will be the correct answer for this question. Come to the next question. This is related to the interior of Earth. तो पहला ही ऑप्शन है कि दिस वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज आर करेक्ट। तो ओशियन क्रस्ट इज हैवियर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ऑब्वियसली ये ऑप्शन आपके पिछली बार भी पूछा जा चुका है, सीरियस 2023 के पेपर में आप जाके देख सकते हो, वहां पर क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट का स्टेटमेंट दिया जा चुका है। यहाँ पर भी आप प्रॉपर्ली पढ़ पाओगे कि ओशियन क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओशियन क्रस्ट हैवियर होता है, थिनर होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मोस्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल हीट इज कंटेन्ड विद इन द मेटल। मेटल के अंदर मोस्ट ऑफ द आपको हीट मिलेगी। व्हाई? बिकॉज इन द मेटल देयर इज अ स्टेनोस्फीयर एंड स्टेनोस्फीयर इज नोन फॉर इट्स मेन सोर्स ऑफ मैग्नेट, जिसकी वजह से आपको मोस्ट ऑफ द इंटरनल जो हीट मिलेगी अर्थ की दैट इज फाउंड इन द मेटल। सो स्टेटमेंट सेकंड विल बी आल्सो करेक्ट आंसर। Large convective cell in the crust circulating heat and drive plate tectonic process। यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी है बिकॉज आर्थर होम्स के द्वारा बोला जाता है कि 1930 में इन्होंने डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिटी ऑफ द कन्वेक्शनल करंट ऑपरेट करते हैं इन द मेंटल पोर्शन, जबकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कन्वेक्टिव सेल इन द क्रस्ट सर्कुलेट करते हैं हीट और प्लेट टेक्टोनिक को। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। सो हियर द ऑप्शन 1 and 2 will be the correct answer for this question. Come to the next question. It is also from the 11th class NCRT, chapter 3 from drainage system. It is Indian physical geography. अगर मैं सभी के सोर्स एक एक करके बताता चलूँ तो it is also come from the chapter 3rd NCRT class 11th physical geography. इसके सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो chapter 8 from class 12th NCRT, मिनरल से रिलेटेड चैप्टर इंडिया एंड पीपल एंड इट्स इकोनॉमी। तो ये कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हुए हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर्स इज आर करेक्ट। इन्होंने बोला है कि सांको रिवर क्रॉस करती है इंडिया को अंडर द नेम ऑफ दिहान। यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है रांको सांको इज अ मेजर राइट एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर। इट इज अबाउट ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बारे में है। इट emerged as a turbulent and dynamic river after carving out a deep gorge in the central Himalayas near Namcha Barwa। और ये रिवर इमर्ज होती है फ्रॉम द फुटहिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग एंड देहात। So here it is specifically mentioned statement 1. Come to the statement second. Godavari has the second largest river basin covering about 10% area of the India। अगर यहाँ पर गोदावरी को देखोगे तो गोदावरी द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जबकि इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लो करने वाली सबसे बड़ा बेसिन इसका है गंगा का, बिकॉज ब्रह्मपुत्र एंड इंडस आर नॉट फ्लोइंग इंटायरली इन इंडिया। एंड सेकंड पर कौन सी आती है? गोदावरी रिवर दैट फ्लोज इंटायरली इन इंडिया। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट सेकंड विल आल्सो करें। कम टू द स्टेटमेंट थर्ड, द रिवर्स चंबल एंड बेतवा आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा व्हिच जॉइंस रिवर गंगा डायरेक्टली इन द उत्तर प्रदेश। This of statement will be wrong because ये गंगा की tributary नहीं है, these are the tributaries of Yamuna। The Yamuna, it joins Ganga at Prayagraj and it is joined by Chambal, Sindh and Betwa and Kev। These are the right hand tributary of Yamuna। So this statement will be wrong. So answer should be 1 and 2. Come to the next option. Which one of the following statement regarding world climate type and their relation with the intertropical convergence zone, यानी कि ITCZ। This is came from class 11th Indian Physical Geography and from also class 11th Physical Geography जिसका chapter number 12 and chapter number 4 से आया है। इस इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में भी देखा। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेनिएस्ट ड्यू टू द डोमिनेशन ऑफ ITCZ ओवर इट। यहाँ पर आप देख पाओगे कि द सन बीइंग ओवरहेड थ्रू द ईयर एंड द प्रेजेंस ऑफ ITCZ मेक क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमid और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो, जबकि एनुअल रेनफॉल कैसी होती है भाई? हाई होती है इन द ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में, जिसमें आपका ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट भी आता है।
क्लियर? सो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है डिस्टिंक्टिव अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन, ऑब्वियसली वहाँ पर वेट एंड ड्राई सीजन होता है, साथ साथ वहाँ पर सीजनल शिफ्ट होता है इन द लैटिट्यूड ऑफ सब ट्रॉपिकल एंड आईटी सीजन। एक्चुअली जब हम अगर इंडिया के डेक्कन पार्ट की बात करें जहाँ पर सवाना टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ जून एंड जुलाई जो आईटी सीजन हो जाता होता है, इट शिफ्ट टुवर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाइपर शिफ्ट हो जाता है। It is also specifically mentioned that by the seasonal shift in the latitude of subtropical community, IT season. It is also mentioned in the Indian Physical Geography of class 11, chapter number 4. You can also search it. Statement third, so tropical monsoon climate experiences heavy rainfall as consequence of nearness of IT season for much of the year. Because tropical monsoon climate के आसपास IT season throughout the year होता है। IT season what is IT season? IT season is the doldrum जहाँ पर आपको लो प्रेशर मिलेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल लो। तो यहाँ पर जितना भी हाई प्रेशर वाली जो विंड्स होती है फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं और यहाँ पर आके क्या करती हैं, बारिश करती है। सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 3 विल बी आल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1 2 करेक्ट। The rest of the part of this exam will be discussed in the part 2. So God bless you all of you. जय हिंद, जय भारत।